स्वागत है आपका एक बार फिर से फुल स्टॉप में। मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप सब एक बार फिर से मुझे सुन रहे हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में। पंजाब का जो भूकंप है, पंजाब से जो भूकंप उठा है, क्या वो यूपी को हिला पाएगा? क्योंकि जो भी एक निष्कर्ष निकल रहा है, विश्लेषण करने वाले विश्लेषण कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका चुनावी लाभ और हानि है। और इससे जोड़ करके ही राजनीतिक दल अपने आप को देखते हैं। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं श्री रजनीश पांडे जी। और आप अच्छे समाज सेवी व्यक्तित्व हैं और लगातार कहीं ना कहीं आप अपनी बात समाज के बीच में रखते रहें निष्पक्ष तरीके से। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का ये जो मामला उठा और नेशनल लेवल पर पूरी एक बातचीत हो रही है, प्रत्येक दल में चर्चा का विषय बना हुआ है, पंजाब से लेकर के यूपी तक, और 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव है नज़दीक में, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि जो ये प्रकरण उठा हुआ है, तो ये प्रकरण जो है खुद ही अपने आप में विरोधाभास उत्पन्न करता है। भाई देखिए, अभी आम जनमानस में तो ये मतलब जो चाहिए समझिए कि जो भाजपा के लोग हैं, देखिए हम लोगों को समझ में आ रहा है कि देश सुरक्षा की कंडीशन में नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है, ये हमको समझ में आता नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं तो हम उनकी बात मान भी लेते हैं। भाई तमाम लोग जो आदरणीय मोदी जी के समर्थक हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई देश सुरक्षित हाथों में है, तो हम मान लेते हैं। लेकिन ये तो विरोधाभास हो गया ना कि जिसके हाथों के द्वारा हम स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अगर वो असुरक्षा की गुहार लगाने लगेंगे तो फिर ये कैसे माना जाएगा कि देश सुरक्षित है? भाई जब वो ही लोग वही सुरक्षित नहीं हैं जो, देखिए पूरा पहले भी देखा गया है। लेकिन उन्होंने सारा आरोप पंजाब सरकार के ऊपर मढ़ दिया कि पंजाब में गया तो मैं असुरक्षित हो गया। देखिए, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। सुरक्षा का मेन दायित्व तो केंद्र से ही तय होता है। ये तो छोटे छोटे, ये तो प्रशासन है, ये तो अपने इनका तो काम है छोटे मोटे वो काम करना। अब पीएम राष्ट्रपति हो गए, पीएम हो गए, एक बार मुख्यमंत्री कहीं के आए होते बाहर के, और कहते कि मुझे वहाँ सुरक्षा नहीं मिली पंजाब में, तो ये बात हम मान सकते थे। प्रधानमंत्री तो पूरे भारत के हैं ना, उनके द्वारा ये बात स्वीकार नहीं की जा सकती। फिर वो जो भी ये बोल रहे हैं, वो सारे आरोप उन्हीं पर लौट के आ रहे हैं। देखिए, एसपीजी उन्हीं की बनाई हुई है। भारतीय सुरक्षा सेना, जिसको आज की डेट में कहा जा रहा है कि बहुत सशक्त सेना है, वो भी उन्हीं के पास है। अगर आपको लग रहा था या नहीं लग रहा था कि वहाँ पंजाब में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, दूसरे की सरकार है, तो आप अपनी व्यवस्थाएं और तरीके से करके आते। फिर एसपीजी तो आपके पास थी ना, तो आप ये बात कैसे बोल सकते हैं कि मैं जान बच गई मेरी? और ये सब बिल्कुल गलत बात है। ये हम इस बात को नहीं मानते, बल्कि ये एक खतरनाक शब्द हो गया जिसने भारत के हर नागरिक पर एक असुरक्षा की भावना पैदा कर दी। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने सीएम को कहना, धन्यवाद कहना, तो ये राजनीतिक स्टंट है या क्या है ये? नहीं तो अगर मतलब ये किस बात का धन्यवाद कहा जाए सीएम को? तो इसका मतलब सीएम ने आपको बचा दिया। आपका कहने का तात्पर्य यही है ना। सीएम को धन्यवाद आप इसीलिए बोल रहे हैं कि आपका तंत्र बेकार था और सीएम ने आपको सुरक्षा दे दी, तो आप सीएम को धन्यवाद बोल रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर कहीं के सीएम ने आपको बचा करके वापस भेज दिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन इसके बाद आप देखते हैं, लगातार आप देखेंगे तो जो राजनीतिक दल है भाजपा, और जैसे ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा का ये मामला उठता है, उसके बाद लगातार सीधे मंदिर में जाते हैं, महामृत्युंजय का जप होता है, महिला मोर्चा संभाल लेता है। मतलब भाजपा का एक पूरा कुनबा नेशनल लेवल पर खड़ा हो जाता है, मंदिरों के अंदर घंटे बजाता है और महामृत्युंजय के जप वगैरह करके कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जान की रक्षा के लिए। ये कहाँ तक उचित है? देखिए, ऐसा है कि देश कांग्रेस ने आज़ाद कराया, ठीक, और कहते ज़रूर हैं कि 70 सालों से कांग्रेस, देखिए मैं समझता हूं कि लगभग 45 से 50 के बीच में कांग्रेस का शासनकाल रहा होगा। बाकी सब इन्हीं लोगों के पास था। भाई अटल जी प्रधानमंत्री कब थे? कौन सी गणित लगाते हैं? अटल जी प्रधानमंत्री कब थे? इसी भारत में तो थे। इसी 50 में हम माने तो 71 साल हुए हैं। तो 21 इसी में अटल जी थे, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। इन्हीं सब की उसमें से अभी 7 सालों से ये हैं, मोदी जी हैं। तो ये सब तो गलत बात है कि वो, लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस को जो ये कह रहे हैं 70 साल, ये बात सत्य है कि सब लोगों के किए हुए विकास का कोई मतलब नहीं निकलता। सारा विकास लगभग कांग्रेस का ही दिखता है अगर देखने की बात कहें तो।
तो इनके पास अपने विकास के विषय में बोलने के लिए या कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं है। केवल ये एट लास्ट धर्म की आड़ लेते हैं, मंदिरों की या घंटा बजाने की, क्योंकि जानते हैं कि भारत का नागरिक जो है वो धार्मिक है और धर्म पसंद करता है, धर्म के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये एट लास्ट धर्म की आड़ लेते हैं। जबकि राजनीति, देखिए ये बिल्कुल तयशुदा बात है, हमेशा से राजनीति हमेशा गंदी रही है। और राजनीति और ये कहती है कि राजनीति में कुछ भी जायज़ है, कुछ भी जायज़ है, चाहे वो गलत हो और चाहे वो सही हो। भाई उसमें हत्याएं भी जायज़ हैं, उसमें मर्डर भी, सब कुछ जायज़ है राजनीति में। तो राजनीति में धर्म को घुसेड़ना यानी धर्म को भी गंदा करना, मतलब राजनीति में धर्म को लाना, हाँ, धर्म को भी गंदा और करना। मुझे नहीं लगता कि भारत के अलावा किसी अन्य राष्ट्र में धर्म बीच में लाया जाता है। हर राष्ट्र अपने आप में एक अलग तरीके से राजनीति करता है, अलग तरीके से वहाँ की सरकारें बनती हैं, लेकिन भारत में जब से ये बीजेपी का बोलबाला ज़्यादा हुआ है तब से धर्म राजनीति में लाया जा रहा है। देखिए ठीक है, धर्म पर लोगों की आस्था है, लेकिन एक कहावत है कि भाई आस्था तभी तक रहती है जब तक आपका पेट और सारे सिस्टम ओके रहते हैं। एक समय अब ऐसा आएगा जब सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे तो फिर लोग धर्म से भी किनारा मारने लगेंगे। आज जो श्रद्धा है वो श्रद्धा लोगों की घट जाएगी। यानी मुझे चिंता इस बात की है कि सबसे अच्छा धर्म जिसने संपूर्ण वर्ल्ड को ज्ञान दे रखा है, सनातन धर्म, वो धर्म धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो रही है, उसकी मर्यादा रिड्यूस लेकिन ये कम कैसे कम हो जाएगी? अगर आप जैसे लोग रहेंगे, समाज में बोलने वाले लोग रहेंगे, जैसे हमने बोलना शुरू किया है, अगर समय समय पर ऐसे बोलते रहेंगे तो ये प्रयास किस लिए किया जा रहा है? इसीलिए ना, तो ये कम नहीं होना चाहिए सनातन का प्रभाव। भाई अब हम जैसे लोग कितनी मात्रा में हैं? देखिए वास्तविक धार्मिक व्यक्ति मैं ये जानता हूँ कि वो लगभग नहीं दिखावा करता है, और उसके दिखावा करने के पीछे एक लॉजिक ये होता है कभी कभी कि धर्म का प्रसार हो। कभी कभी ऐसा नहीं कि धर्म, देखिए अच्छी चीज़ों का दिखाओ। जैसे हमारे गुरु नानक जी ने कहा था कि जो लोगों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया उनको कहा बने रहो, जिन लोगों ने अच्छा व्यवहार किया उनसे कहा उजड़ जाओ। ये लॉजिक की बात थी, ये उनकी सोच। क्यों कहा? क्योंकि ये जिस जगह भी जाएंगे वहाँ एक अच्छे माहौल का प्रसार करेंगे। तो धर्म का प्रचार प्रसार जरूरी है, लेकिन अब उस धर्म के प्रचार प्रसार के पीछे खुद का स्वार्थ छिपा हो, ये बहुत गलत है। तो फिर वो धर्म दूसरा भी यही करना शुरू करेगा कि यार फलाने, वो एक आदमी था उसने धर्म का प्रचार करके 12 पति बन गया, वो तो वीआईपी गाड़ियों में चलता है, वो तो ये तो गलत है। भाई हम किसको अच्छा माने? उन ऋषि मुनियों को अच्छा माने जो आज भी हैं और जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, यदा कदा कभी आते हैं और ज्ञान दे के चले जाते हैं, उनको माने। या आज इन लोगों को अच्छा माने कि जो वीआईपी फॉर्च्यूनर में चल के जो है और जो है ऐश कर रहे हैं, और किसको हम सही माने बताइए? सही बात है, ये नहीं है हमारा सनातन धर्म। तो मतलब कहने का मतलब आपका ये कि आप सनातन धर्म के प्रति चिंतित है, और राजनीति में जिस प्रकार धर्म का दुरुपयोग होने लगा है, प्रयोग नहीं दुरुपयोग है ये। जी दुरुपयोग। हाँ, तो ये अब बंद होना चाहिए। बिल्कुल, धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग होना चाहिए, जैसे कि कांग्रेस करती थी। कांग्रेस के कार्यकाल में मुझे नहीं लगता कभी धर्म को बीच में लाया गया है। नहीं, राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, लेकिन प्रचार प्रसार हम अब जान पाए हैं, हम कांग्रेसी होते हुए भी अब ढंग से जान पाए हैं कि राजीव गांधी जी की उसमें कितनी बड़ी भूमिका थी। कोरोना कार्यकाल में हम राम मंदिर के ताला खुलवाने में कितनी बड़ी भूमिका थी उनकी। कोरोना कार्यकाल में हम जान पाए हैं कि ये रामानंद सागर जी की, आदरणीय रामानंद सागर जी की बनाई हुई टीवी में आने वाली दूरदर्शन में रामायण श्री राजीव गांधी जी की प्रेरणा से बनी थी। तो यही बता रहा हूँ आपको, जैसे उन्होंने ताला खुलवाया, तो एक अंतिम सवाल यही है कि चुनाव का ताला जो पंजाब से खुल रहा है और यूपी के चुनाव का ताला क्या खोल पाएंगे मोदी जी और योगी जी मिल करके? आपको लग रहा है ऐसा? देखिए लगभग 90% जनता परेशान है। देखिए जनता दो तरह की जनता है। एक तो वो जनता है जिसको कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, वो तो रोज़ जगता है और शाम तक में समझ जाता है कि आज मेरा फिट हो गया। एक तो वो जनता है। एक बुद्धिजीवी जनता है जो थोड़ा पहले का देखती है, वर्तमान का देखती है, थोड़ा भविष्य का भी देखती है। वही मध्यम वर्ग है। तो वो जनता पूरी तरह से जान चुकी है कि इस गवर्नमेंट में केवल और केवल जो है हानि हो रही है। जो तंत्र हैं वो तंत्र नष्ट हो रहे हैं। देखिए वो जो आपने पहला प्रश्न पूछा था मोदी जी कि उन्होंने एक सुरक्षा वाला कहा। देखिए
आप भी मीडिया से रिलेटेड हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आदरणीय मोदी जी का ये बयान उनके मीडिया पर अपने भारी प्रभाव का द्योतक है। उनको लगा था कि जो शब्द मैं बोल के भेज दूंगा, मीडिया उसको इतने गजब तरीके से प्रसारित करेगी कि जनता उसमें पूरी तरह से मेरी तरफ जो है पोलराइज्ड हो जाएगी। हाँ, तो लेकिन अब जनता इतनी बेवकूफ़ अब नहीं रह गई। अब जनता समझदार हो गई है, धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझ रही है कि ये क्या है। कि भाई आप प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री को हम 7 साल से इस बलबूते पर जो है लिए बैठे हैं कि हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, हमारे बॉर्डर सुरक्षित हैं, वो प्रधानमंत्री आज धीरे से बोल रहे हैं कि मैं जान बचा के भाग आया। तो ये तो बहुत वो वाली बात है। तो ये है हमारे साथ रजनीश पांडे जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से राजनीति में धर्म का प्रयोग होने लगा है, और ये प्रयोग नहीं, एक दुरुपयोग है। और राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खोला था, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। अब यूपी के चुनाव में पंजाब के भूकंप से, जो पंजाब से भूकंप मोदी जी लेकर के आए हैं कि उनकी जान को खतरा है, वो यूपी में कितना असर करेगा, इसी विमर्श को हम आगे बढ़ाएंगे किसी और शख्सियत के साथ। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी जी। देखिए, ये जो अभी आपने एक प्रश्न पूछा था मुझसे कि पंजाब और उसमें, देखिए जनता, जो एक बुद्धिजीवी जनता है वो सच्चाई समझ चुकी है। जो बुद्धिजीवी जनता का कम से कम 90% लोग सच्चाई समझ चुके हैं और इसका प्रभाव नहीं। लेकिन देखिए, मैं फिर ये क्वेश्चन पुट अप हुआ था कि ईवीएम या चुनाव आयोग पर, अगर मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग अगर पूरी निष्ठा से चुनाव कराएगा, पूरी निष्ठा से, तो सत्ता परिवर्तन संभव है और हो जाएगा, इसमें दो राय। ये बड़ी बात इन्होंने कही है कि चुनाव आयोग अगर पूरी निष्ठा के साथ चुनाव कराएगा तो सत्ता परिवर्तन संभव है और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का चुनाव वास्तव में बड़ा दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि योगी भले कितने उपयोगी हों मोदी जी के लिए, लेकिन अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं कहा है कि योगी अनुपयोगी हैं, और जनता के अंदर भी एक ज्वालामुखी जो धधकता है वो देखने योग्य है। देखिए, यहाँ पर चुनाव में क्या है कि मैं एक मध्यम वर्ग हूँ, आप मीडिया हैं, आप भी एक मध्यम वर्ग, मतदान आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। अंबानी है, वो भी मतदान करते होंगे, और भी जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी मतदान करते हैं, पर हर व्यक्ति की वोट एक ही मानी जाती है। ठीक, तो किसी मध्यम वर्ग को अपनी तरफ मोटिवेट करने में काफ़ी बल का काम है। यानी उसको जब बहुत बड़ा लाभ मिले तब वो जो है आपके गलत को सही मान सकता है। लेकिन एक जो वो वाला तबका है जिसको राजनीति से कुछ खास लेना देना नहीं है, जो कि डेली की व्यवस्थाओं में खुश हो जाता है कि जैसे चीनी का पैकेट मिल गया, रिफाइंड का पैकेट मिल गया, चने का पैकेट मिल गया, ये मिल गया। हालांकि ये सब पुरानी सरकारों से चला आ रहा है, ये सरकारें सब काम कर रही थी, सभी सरकारें, है ना, ये आज भी हो रहा है। तो इसका प्रभाव मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये सभी सरकारें करती चली आई हैं, और वो खाने वाली जनता भी ये जानती है कि ये तो काम ही है सरकार का देना। सही बात है। हाँ, तो वो एक तरह से सच्चाई को ही अपना मतलब जनता लक्ष्य मान के चलेंगे। हाँ। और वो मतदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा इनका कहना है कि जनता इस बार सच्चाई को ही मान करके चलेगी और लक्ष्य मान करके चलेगी। जिस प्रकार से यूपी में एक सत्ता परिवर्तन की एक लहर दिखाई दे रही है, कहना है कि वास्तव में एक सत्ता का परिवर्तन हो